तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं नागरिकता को लेकर के। नागरिकता को लेकर के संविधान के आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 क्या कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन एक बार चूंकि आज की इस नई क्लास में जैसे हम बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपकी मेमोरी उस हिसाब से एक्टिव हो जाए। हमने 5 में देखो सीधी सी बात पढ़ी थी। 5 में 5 सीधा कहता है कि अधिवास के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो वो 5 उसका इंतजाम करता है। 5 कहता है कि जो भी व्यक्ति अधिवास के आधार पर नागरिकता लेना चाहता है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो भारत का अधिवासी हो, मतलब डोमिसाइल हो। इंग्लिश में देख लेना, नाम ध्यान रखना। अगर ऐसा पर्सन आए तो घूमना नहीं है, डोमिसाइल देख लेना, डोमिसाइल ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा। ये तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ 3 शर्तें और हैं, 3 में से कोई एक शर्त और पूरी कर देगा तो बल्ले बल्ले है, उसके पास भारत की नागरिकता आ जाएगी। ये 3 शर्तों में से 3 शर्तें देख लो। एक तो वो खुद का जन्म हुआ हो, या उसके मम्मी पापा में से किसी एक का जन्म हुआ हो, या फिर वो लास्ट 5 ईयर से साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हुआ हो लगातार पिछले 5 साल से। इनमें से कोई दो पूरी कर दो, आपका काम पूरा। 6 नंबर में जो हमने ये देखा था कि 6 नंबर ये कहती है कि 5 वाली जो बातें हैं उनके होते हुए भी 6 नंबर कुछ एक विशेष बात करती है। मान लो जो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, तो जो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता कैसे देंगे, तो उनके लिए फिर 6 नंबर अनुच्छेद उनके लिए प्रावधान करता है। 6 नंबर कहता है कि अनुच्छेद 5 की जो किन्हीं बातों के होते हुए भी, यानी कि अगर कोई ये जो पाकिस्तान से आया हुआ आदमी है और वो अगर 5 की शर्तों को पूरी करता है या नहीं करता है तो भी कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं है। 6 उन्हीं के लिए तो स्पेशल तौर पर लाया गया था कि जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद आए हैं तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो उन्हीं उन उनको नागरिकता देने के लिए ही ये 6 नंबर बात करता है। तो इस 6 नंबर के अंतर्गत अगर नागरिकता देते हैं तो हमें 5 5 नंबर अनुच्छेद को नहीं देखना है, उसको साइड कर देना है। ऐसा नहीं है कि नहीं वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो क्या वो 5 साल, ये वो आप अपने वो 5 वाला भूल ही जाओ कि 5 में ये शर्त थी, अब 6 में ही है। उसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 वाला कहता है कि आपको कई बार ये सीधा ही सिंपल पूछ लिया जाता है कि जो पाकिस्तान से जो माइग्रेट होके आए, पाकिस्तान से जो प्रव्रजन करके आए, माइग्रेट होके आए, प्रव्रजन करके जो भारत आए, उनको नागरिकता कौन देता है, तो 6 नंबर। ये आप एक तो ये सीधा सिंपल याद रख लेना। जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर वो भोले भटके वापिस वो भारत आए तो उनको 7। और जो भारतीय मूल के हैं, जो उस तारीख को 26 जनवरी 1950 वाले दिन वो भारत से बाहर थे, उनको 8। तो ये 4 आर्टिकल हैं। तो 6 क्या कह रहा है कि कोई 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भोला भटका था, उसके अक्ल ठिकाने आ गई और वो पाकिस्तान से भारत आ गया, उसने कहा मैं तो सब भारत में ही रहूंगा, मैं तो भारत को ही चाहता हूँ, भारत में ही रचूंगा, भारत में ही बसूंगा, ठीक है सर। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप 19 जुलाई 1948 से आ गए हो तो कोई बात नहीं, आप भारत में रहो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 को आया और उसके बाद में आया ना, उसके लिए थोड़ा सा काम हो गया। उसको फिर क्या करना पड़ेगा कि एक आवेदन करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब एप्लीकेशन अपन तो सिंपल शब्दों में काम में ले रहे हैं याद करने के हिसाब से, बल्कि वहां लिखा हुआ है कि वो विहित प्रारूप में विहित रीति से, लेकिन अपने को याद करना है, दिमाग में बिठाना है कि जो आदमी 19 जुलाई 1948 को है उसके बाद में आया, तो उसको सिंपल ये काम करना है कि उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अधिकारी को। और जब वो एप्लीकेशन देगा तो उसके लिए ये जरूरी है कि जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहा है उससे पहले वो 6 महीने हो गए हों उसको भारत में रहते हुए, तो उसका काम बन जाएगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये सिंपल में बता रहा हूं मैं। और 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि कोई मान लो भारत 1 मार्च 1947 के बाद उसके मतलब पता नहीं दिमाग में क्या आया, और वो पाकिस्तान जो एरिया था जो बाद में पाकिस्तान बना, क्योंकि मार्च में तो पाकिस्तान बना नहीं, वो तो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम से तो अलग देश तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को अस्तित्व में आया था। तो मैं तो 1 मार्च की बात कर रहा हूँ। तो 1 मार्च को ये तय हो गया था कि ये एरिया है, ये आगे जाके पाकिस्तान बनेगा, ये पहले ही स्पष्ट हो गया था, बातें पहले ही बाहर आ गई थी। तो 1 मार्च 1947 को जो आदमी उस पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया, भारत का एरिया छोड़ करके, और फिर उसके अकल ठिकाने आएगी कि नहीं भाई, अब तो मुझे ना वापस भारत में ही जाना है, भारत में ही बसना है, और वो वहां से अनुमति लेकर के आ गया और अब चाह रहा है कि नहीं मैं तो भारत में ही रहूंगा, भारत में ही बसूंगा,
तो उसके लिए फिर 7 नंबर काम करता है। उसके लिए कौन करता है? 7 नंबर काम करता है। उसको 7 नंबर के अंतर्गत नागरिकता दी जाती है। इसमें भी वही 6 महीने वाली आप कंडीशन याद रखनी है आपको। जब भी वो आवेदन करेगा भारत में आने के बाद में कि साहब मुझे भारत की नागरिकता नागरिकता दो, तो जो सामने वाला अधिकारी उससे पूछेगा कि मुझे इस बात का प्रमाण पत्र चाहिए कि जो ये साबित कर दे कि तुम यहाँ पर पिछले 6 महीने से रह रहे हो। तो कम से कम 6 महीने से तुम यहाँ रह रहे हो, इस बात को साबित करने वाला तुम्हें कोई न कोई कागज देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। फिर हमने 8 को डिस्कस किया था। 8 कह रहा है कि कोई भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं 26 जनवरी 1950 वाले दिन, उनकी नागरिकता का क्या होगा? तो 8 ने कहा जो भारतीय मूल के जो आदमी हैं और वो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहा है, वो नौकरी कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, रोजगार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी 8 नंबर कह रहा है आप टेंशन ना लें, हम उनको भारत की नागरिकता दे देंगे। तो उनको नागरिकता के लिए क्या करना है? वही सिंपल बात, आप मान लो भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय मूल के हैं ये कैसे पता चलेगा? इसमें भी इन्होंने ये कह दिया कि आप भारतीय मूल के हैं ये पता चलेगा या तो आपका जन्म हुआ हो, या आपके मम्मी पापा में से किसी का, दादा दादी में से किसी का, या नाना नानी। आप ध्यान रखना, दादा दादी नाना नानी तक ही जाना है, कहीं वो कंफ्यूज करने के लिए कह दे पढ़ नानी या पढ़ नाना तक, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर वाला तो कुछ भी दे देगा। वो कहेगा नहीं दादा दादी, पड़दादा पड़दादी, नानी नाना नानी, पड़नानी पड़नाना। अगर 1935 के कानून के हिसाब से परिभाषित भारत में जन्मे हुए हों तो ध्यान रखना पड़नाना की तो बात ही को नहीं हुई। इतनी मतलब पुरानी पीढ़ियां तक कौन जानो है, ये ध्यान रखना अपन। तो ये क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि जो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का कैसे पता करोगे? ये पता कर लो आप कहाँ जन्मे हो, मम्मी पापा कहाँ जन्मे हुए हैं, दादा दादी कहाँ हैं, नाना नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक जना भी 1935 के एक्ट में परिभाषित भारत की जमीन पर जन्म ले लिया है तो वो भारतीय मूल का है। अब उसको करना क्या है? वो जिस भी देश में रह रहा है 26 तारीख को, उसको करना क्या है? वहां पर अपने भारत का अधिकारी होता है, भारत का दूतावास होता है जहां पर भारत के अधिकारी बैठते हैं, वहां जाना है, उसको आवेदन देना है नागरिकता के लिए। उसको फार्म भर के देना पड़ेगा। जैसे ही वो फार्म भर के उस अधिकारी को फार्म देगा, तो उसके बाद में वो अधिकारी उसको नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर देगा कि आप भारत के नागरिक हैं। ये हो गए 8। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 9 की। अनुच्छेद 9 में मैंने साफ तौर पर यह लिखा हुआ है नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद नंबर 9 है ना, उस 9 से ही तो ये भावना निकल के आती है, ये भाव निकल के आता है कि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकता कैसी है? एकल है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद नंबर 9 साफ कह देता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक रहते हुए उसी समय, जिस समय आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक रहते हुए आप किसी और देश की नागरिकता लेने के चक्कर में हैं, तो आप भूल जाओ। क्यों? क्यों? अनुच्छेद 9 कह देता है कि अगर आप भारत के नागरिक रहते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही लेंगे, तो जैसे ही नागरिकता ली, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी भारत की नागरिकता। तो इसका मतलब क्या है? आप एक समय में एक ही देश, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो एक समय में आप भारत के नागरिक ही रह सकते हैं। एक साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारत के नागरिक भी हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, स्विट्जरलैंड के भी नागरिक हैं, कनाडा, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक समय में एक ही देश के प्रति आप निष्ठावान रहें। और भारत तो साफ कहता है कि आप अगर भारत को इतना पसंद करते हैं, भारत आपके मन में दिलो दिमाग में रचा बसा हुआ है, तो फिर आप दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हो, इसका मतलब तो डाउट है। तो भारत ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो उस समय केवल भारत के ही नागरिक बने रहें, नागरिकता साझा ना करें, बांटे नहीं आप। ऐसा थोड़ी हो सकता है आप दो दो जगह आप बांटते हैं नागरिकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो साफ है। तो 9 नंबर तो क्लियर हो जाना चाहिए। 9 नंबर से ही एकल नागरिकता का प्रावधान बाहर निकल के आता है, क्योंकि 9 स्पष्ट कर देता है एक समय में केवल एक देश, वो भी भारत। दूसरा देश अपने स्तर पर अपने नागरिकों को अगर भारत की भी नागरिकता लेने की परमिशन देता है, वो हमारा सिरदर्द नहीं है। हम तो केवल भारत के नागरिकों के लिए ही तो प्रावधान कर सकते हैं। भारत की संसद तो भारत के नागरिकों के लिए तो कानून बनाएगी। वो अमेरिका के नागरिकों के लिए थोड़ी कानून बनाएगी, या अमेरिका के नागरिकों को भारत की नागरिकता लेने से थोड़ी रोकेगी, अगर अमेरिका का कानून उनको परमिशन देता है तो।
लेकिन भारत का कानून ये कहता है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो उस समय तक, जितने समय तक आप भारत के नागरिक हैं, भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। एक साथ दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते। ये हो गया नो। उम्मीद है नो समझ में आ गया होगा। 10 मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। 10 कह रहा है, 10 नागरिकता की निरंतरता की सुरक्षा करता है कि 26 जनवरी 1950 को जो आदमी भारत का नागरिक बन गया, अब कोई भी संसद कानून बनाएगी आगे जाकर के नागरिकता का, तो उस कानून से उसकी नागरिकता खत्म नहीं हो सकती। नागरिकता नहीं उड़ेगी, नागरिकता नहीं जाएगी, बात सीधी सी है। तो ना आपकी जो नागरिकता, आपको जो नागरिकता मिली है, आपको जो नागरिक का दर्जा मिला है, कब? 26 जनवरी 1950 को। किससे? 5, 6, 7, 8 से। भाई आप 5 वाली शर्त को पूरा करके नागरिक बने हैं, 6 वाली को पूरा करके बने हैं, 7 वाली को पूरा करके हैं, 8 वाली। कोई ये चार ही तो चीजें हैं। इन चार चीजों के आधार पर आप नागरिक बने हैं। कल को अगर संसद कानून बनाती है तो क्या उस कानून से आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है? उत्तर है नहीं। ये 10 नंबर आपकी जो नागरिकता, जो 26 जनवरी 1950 को आपको 5 से लेकर 8 अनुच्छेद से मिली है, उस नागरिकता की संसद के कानून से सुरक्षा करेगा। वो नागरिकता आपकी बनी रहेगी। बस आपको काम क्या करना है, कि इसका मतलब ये भी नहीं है आप 26 जनवरी को आपको नागरिकता मिल गई, अब ये मान लो आपको ताम्र पत्र मिल गए, अब आप कुछ भी करें, इलीगल एक्टिविटीज करें, देशद्रोह करें, कुछ भी करें, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। ऐसा भी नहीं है। जो कानून बनेगा संसद का, उस कानून के नियमों की, उस कानून के प्रावधानों की आपको पालना करते रहना पड़ेगा। जिस दिन आपने उस कानून की उल्लंघन की, कानून की पालना नहीं की, उस दिन आपकी नागरिकता चली जाएगी। बस ये तो इस बात से रोक रहा है कि वो कानून सीधा आया और आती ही वो ऐसा नहीं लिख सकता कि इससे पहले वाले नागरिक नागरिक नहीं माने जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कह देगा कि नागरिकता, इन इन शर्तों पर नागरिकता खत्म हो सकती है। तो अगर आप पहले से नागरिक चलते आ रहे हैं, आप पहले से नागरिक बने हुए हैं, कल को आपने उसमें जो दी हुई कंडीशंस हैं, उनको आप कल को फुलफिल नहीं करते हो, या उसमें जिन जिन चीजों को करने से रोका गया है वो आप करते हो, तो कानून के हिसाब से आप गलत करते हो, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। लेकिन सीधा कानून आए और आपकी नागरिकता खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। तो आपकी नागरिकता की निरंतरता बनाए रखने का काम कौन करता है? अनुच्छेद 10। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसको कैसे ही वो आपको घुमा के पूछे, आपको वो मना नहीं है। कोई ये कहे कि आप 26 जनवरी 1950 को आप नागरिक बन गए, तो क्या कोई भी कानून, जब भी कानून संसद बनाएगी, तो क्या सीधे आपकी नागरिकता खत्म कर देगी क्या? उत्तर है नहीं। तो वो पूछ ले कौन सा कानून है जो आपको बचा लेगा? कानून नहीं बचाएगा, अनुच्छेद 10 बचाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो आपको नागरिकता मिल गई है, वो नागरिकता आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता की सुरक्षा करता है, नागरिकता को बना करके रखने का काम ये 10 ही करता है। 11 आप लोगों ने सुना ही था। 11 क्या काम करता है? 11 कहता है कि जो संसद है, संसद को ये पावर है। 11 नंबर कहता है संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता के अर्जन के तरीके, नागरिकता की समाप्ति के कारण और नागरिकता से जुड़े हुए दूसरे जो प्रावधान हैं, उनको लेकर के कानून बना सकती है। यानी कि ये संविधान ये कहना चाह रहा था कि हमने 5 से 8 तक के जो अनुच्छेद हैं, उनमें तो हमने ये बताया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। लेकिन 26 जनवरी को ही अगर कोई जन्म ले ले, 27 जनवरी को कोई भारत में जन्म ले ले, तो उसकी नागरिकता का क्या रहेगा? उसको नागरिकता किन शर्तों पर मिलेगी, किन कंडीशन पर मिलेगी, ये तो आप बताओ। मान लो भाई 26 जनवरी को नागरिक नागरिक कौन कौन होगा, तो 26 जनवरी को मतलब है 25 जनवरी की रात न 12 बज के 1 मिनट पर भारत को नागरिक कौन होगा, वो बताओ। और मान लो किसी का 26 जनवरी को दिन में किसी का जन्म हो गया, किसी बच्चे का, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? उसकी तो ये बात ही नहीं करता। तो उनके लिए फिर इन्होंने कहा ये सब जो बात है ना, फिर आगे की जो भी बात है ना, आगे किसी को भी नागरिकता देनी है, कैसे देनी है, कौन कौन सी शर्तें पूरी करने पर देनी है, कैसे किसी की नागरिकता छीननी है, कैसे किसी की नागरिकता समाप्त हो सकती है, वो सारी बातें संसद कानून बना के तय करेगी। तो जब 11 नंबर में संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, तो बताओ संसद कहाँ चूकने वाली थी? संसद ने कहा ल्यो, टिका देते हैं कानून। तो 1955 में संसद ने नागरिकता कानून बना दिया।
तो ध्यान रखना, नागरिकता कानून बोलो, नागरिकता एक्ट बोलो, नागरिकता अधिनियम बोलो, नागरिकता विधि बोलो, बात एक ही है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 किसने, अब मान लो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, घुमा दे कोई भी, अब मैं ही क्यों, कोई भी आपसे पूछ ले कि नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून 1955 का जो कानून है, वो संसद ने कौन से संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 11। या कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के संबंध में या नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 11। तो ऐसे आपको क्लियर कट करना है कि 11 तो संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति देता है। 10 ये कहता है कि कोई भी संसद का कानून है वो पहले के जो नागरिकों की नागरिकता छीन नहीं सकता, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। 9 नंबर ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो एक समय में केवल भारत का ही नागरिक रह सकता है। अगर उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो जैसे ही जब भी वो नागरिकता लेगा उसी समय भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। ये मैंने आपका एक बार फिर से रिवीजन भी करा दिया। अब अपन बात करेंगे नागरिकता कानून 1955 की, कि ये अनुच्छेद 11 की सख्ती से संसद ने बनाया था। ये देखो मैंने फिर से लिख दिया था, ये आपको कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं रही। अब ये जो नागरिकता कानून 1955 में बनाया, तो इसमें तो इन्होंने लिखा होगा ना कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहे तो उसे क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, वो किस तरह से भारत का नागरिक बन सकता है, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ होगा। लिखा है तो इसमें, तो अब अपने अपने लिए ना केवल वही समझने वाली बातें हैं कि भाई आखिरकार नागरिकता कानून 1955 है ना, वो किन किन शर्तों के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाने की बात करता है। तो इसमें 5 तरीके दिए हुए हैं कि इन 5 तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हो। तो देखते हैं हम। अब उन 5 तरीकों को पढ़ने से पहले अपने को कुछ इस एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानना जरूरी है कि ये एक्ट कब बना, इस एक्ट में मोटे तौर पर कब कब संशोधन हुए, इस एक्ट में कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1955 में तो नागरिकता का यह मूल कानून बना, यानी नागरिकता से संबंधित जो सबसे पहली बार जो देश में संसद ने कानून बनाया था वो बनाया था 1955 में। ये क्लियर हो गए। लेकिन आपको पता है समय के साथ चीजें बदलती हैं, कुछ कंडीशन आपको जोड़नी होती हैं, कुछ हटानी होती हैं, समय के साथ चीजों को बदलना पड़ता है। तो हमें इस नागरिकता कानून में भी समय के साथ साथ बदलाव करने पड़े। तो इसका मतलब कोई भी कानून जो पहले से बना हुआ है उसमें अगर बदलाव करना है तो फिर से आपको एक नया कानून बनाना पड़ता है, जो संशोधन कानून कहलाता है, जिसका मकसद कोई नया कानून बनाना नहीं बल्कि पहले के ही कानून को चेंज करना होता है। तो इसका मतलब जो नागरिकता से जुड़ा हुआ जो मूल कानून है वो कौन सा है, 1955। ये तो होगा मूल कानून जो सबसे पहले बना। फिर समय समय पर इसमें चेंज करने के लिए कानून लाए गए, समय समय पर इसमें चेंज करने के लिए कानून लाए गए। आखिरी बार 1955 का जो मूल नागरिकता का कानून है, यानी कि 1955 का नागरिकता का जो मूल कानून है, उसमें आखिरी बार संसद ने जो संशोधन किया था वो 2019 में किया था। यानी 2019 में संसद ने एक 1955 के इस मूल कानून में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन कानून बनाया। और इस नागरिकता संशोधन कानून के द्वारा उन्होंने इस 1955 के इस मूल एक्ट में इन्होंने कुछ बदलाव किया था। उसके बाद में अब तक, यानी 2019 से लेकर के अब 2025 समाप्ति की ओर है, तब तक अब तक यानी पिछले 6 सालों में, अभी इन 6 सालों में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया गया है जो नागरिकता कानून में कुछ बदलाव करता हो। तो 2019 में आखिरी बार एक संशोधन कानून लाया गया था जिसने नागरिकता कानून 1955 में बदलाव किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 2019 का संशोधन। आपके सीधा पूछा जा सकता है कि 2019 का जो नागरिकता संशोधन कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान थे, वो क्या क्या बातें करता है। तो वो ऐसे दे देगा, 3 4 कथन दे देगा, 1 2 3, फिर कहेगा सत्य छांटो असत्य छांटो, जो भी आपसे कह सकता है। तो वो आपको मैं अच्छे से याद करा दूंगा कि 2019 का संशोधित नागरिकता कानून क्या था और उसमें क्या नया चीज उसमें जोड़ा गया था। 2019 के कानून से मूल कानून में क्या नई चीज जोड़ी गई थी, और ये संशोधन
क्यों किया गया था? क्या किसी को कुछ सहूलियत देने के लिए किया गया था, या किसी को कोई ये छूट देने के लिए किया गया था, या किसी को आसानी से नागरिकता मिल सके उसके लिए ये सब व्यवस्थाएं की गई थी? तो चलो देखते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें, ये मैंने लिख दिया। अब तक इस मूल कानून में, ये क्या कह रहा है, अब तक इस मूल कानून में बदलाव के लिए 10 संशोधन कानून आ चुके हैं, ये ध्यान रखना। यानी मूल कानून कब बना? 1955। और इस 1955 के इस मूल कानून में संशोधन अब तक कितनी बार कुल संशोधन हो चुका है? 10 बार। यानी टोटल 10 संशोधित कानून आ चुके हैं। यानी कि ऐसे कानून, देखो संशोधन कानून कौन से होते हैं? ऐसे कानून जिनका मकसद पहले के कानूनों में बदलाव करना है, न कि कोई नया कानून बनाना। तो कोई आपसे पूछे कि 1955 का जो मूल नागरिकता कानून है उसमें अब तक कितनी बार बदलाव हो चुका है, तो 10 बार। कितनी बार हो गए? 10 बार। क्योंकि 10 बार संशोधन कानून आने का मतलब है कि इसको इसको आपने मूल कानून को 10 बार छेड़ा है, 10 बार उसमें चेंज किया है। इनमें 8 संशोधन, यानी 10 संशोधन कर दी इसमें। 1955 को आपने 10 बार बदल दिया। तो 10 बार जब आपने बदला है तो उसमें से क्या कह रहा है, 8 बार तो आपने सीधे ही कोई संशोधन कानून बना करके इसमें बदलाव किया, सीधे। कि जैसे नागरिकता संशोधन कानून फलाना, नागरिकता संशोधन कानून 1986, 2004, 2015, 2013, 2019। यानी कि 8 बार तो ऐसा हुआ कि आपने इस कानून में बदलाव करने के लिए सीधे संशोधन कानून बनाए, जिनका मकसद केवल और केवल इस कानून में चेंज करना था, परिवर्तन करना था। 2 बार ऐसा हुआ कि जब आपने इस कानून में चेंज तो किया गया, उन 2 बारों में भी इस कानून में बदलाव किया गया, लेकिन जिन कानून के द्वारा इस मूल कानून में बदलाव किया गया, उन कानूनों का सीधा संबंध केवल और केवल इसमें बदलाव करने से नहीं था, वो अन्य चीजों के बारे में भी बात करते थे। हाँ, ये जरूर है कि उन कानूनों में जो अन्य चीजों की बात करने के साथ साथ इस कानून में बदलाव की बात की गई थी। इसलिए वो कानून, ये कहें कि प्योरली शुद्ध रूप से केवल नागरिकता संशोधन कानून थे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि उनका सीधा सीधा मकसद केवल और केवल नागरिकता कानून में ही चेंज करना नहीं था, और सारी बहुत सारी चीजें भी उसमें थी। बस उस उन कानूनों का कुछ भाग ही था जिसका मकसद था कि इसमें बदलाव करना। तो कुल मिलाकर के 8 तो सीधे सीधे संशोधन कानून आए, जिन्होंने सीधे 8 बार बदल दिया। 2 बार और चेंज हुआ, लेकिन जब अगली बार जब 2 बार और चेंज हुआ तो इस बार सीधे संशोधन कानून केवल चेंज करने के लिए नहीं थे, बल्कि वो अन्य अन्य कामों के लिए भी थे। और उन अन्य कामों के साथ साथ इनका एक काम ये भी था कि इन्हें इसमें चेंज करना था। तो जो सीधे सीधे इसमें चेंज नहीं करने के लिए लाए गए कानून थे वो थे 1960 और 1986। यानी कि 1960 में और 1986 में जो कानून लेके आए गए थे, लाए गए थे, जिनसे बदलाव हुआ था नागरिकता कानून में, वो सीधे सीधे नागरिकता संशोधन कानून नहीं थे। इस नाम से वो कानून नहीं बने हुए थे, अन्य नाम से कानून बने हुए थे। बाकी ये जितने भी हैं, 1957 का कानून, 1985 का कानून। ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि 1960 का कानून और 1986 का कानून था, इन कानून से भी 1955 के कानून में बदलाव आया, ये भी है। लेकिन ये कानून क्या है, केवल और केवल बदलाव करने के लिए नहीं थे, इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान थे। और भी कुछ कानूनों में कोई फेरबदल का या कुछ भी होगा, लेकिन केवल और केवल इसी मकसद से नहीं था, और भी उसमें चीजें थी। जो 8, ये जो कानून है ना, ये प्योरली यानी शुद्ध रूप से केवल और केवल टारगेट करके ही बनाए गए थे कि हमें नागरिकता कानून में ही चेंज करना है, बाकी अन्य चीजों की ओर देखना ही नहीं है। वो कौन कौन से? 1987 में आया, 1985 में आया, 86 में आया, 92 में आया, 2003 में आया, 5 में आया, 15 में आया और 19 में आया।
तीन और दो पांच और तीन आठ, ये हो गए आठ। ये इन कानूनों का तो नाम ही यही लिखा हुआ था, नागरिकता संशोधन कानून, ऐसा इनके तो नाम में ही लिखा हुआ था, कानून का नाम ही यही था। ये कोई ज्यादा याद करने वाला नहीं है, लेकिन पता नहीं है, आजकल भरोसा नहीं है, डाल देते हैं, तो मैंने सोचा इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें 10 बार बदलाव हो चुके हैं। तो अब 10 बार बदलावों के बाद में इस कानून का ढांचा कुछ किस तरह से हमें नजर आता है, ये कानून अपने बदले हुए स्वरूप के साथ कैसा दिखता है, वो हम बात करेंगे। भाई 10 10 बार इसमें चीजों को बदला गया है, तो इसका मतलब ये जो जब ये मूल था, तो मूल से तो इसमें काफी कुछ चेंज हो गया होगा। 1955 में जब बना था, और आज जब 2025 में आप इसको पढ़ोगे तो इसमें काफी कुछ चीजें चेंज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 10 बार इसको बदल दिया गया। 10 बार में तो इसका मतलब ये मान लो कि इसमें बहुत सारी चीजें आपने बदल दी होगी। तो आज के टाइम में ये कानून कैसा दिखता है, वो अब हम आगे बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको मिलेगा, कुछ किताबों में लिखा हुआ भी है, आपको ध्यान हो तो। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उस लक्ष्मीकांत की बुक में भी ये दिया हुआ है। 1955 के एक्ट की धारा 11 में ये लिखा हुआ था कि भारतीय नागरिकों को एक और कानूनी पहचान दे रखी थी धारा 11 ने, यानी कि भारतीय नागरिक भारत के नागरिक तो हैं ही, वो कॉमनवेल्थ नागरिक भी कहलाएंगे। यानी कि धारा 1955 जब कानून बनाया गया था, तो उसकी धारा 11 क्या कह रही थी? धारा 11 कह रही थी कि जो भारत के नागरिक है ना, वो कॉमनवेल्थ नागरिक भी हैं। यानी भारत के नागरिकों को आप कॉमनवेल्थ नागरिक भी कहोगे। कॉमनवेल्थ क्या होता है? लेकिन ये कॉमनवेल्थ नागरिक केवल प्रतीक के हैं, नाम मात्र के हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिक कॉमनवेल्थ नागरिक हैं तो इसका मतलब उनके पास बहुत कुछ, पता नहीं कितनी पावर आ गई, कितने अधिकार मिल गए, ऐसा नहीं है। बस नाम का कॉमनवेल्थ नागरिक कहलाएगा। यानी भारत का नागरिक है, वो नाम का कॉमनवेल्थ नागरिक है। कॉमनवेल्थ नागरिक के रूप में उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, करने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं, कुछ ही नहीं है, बस ऐसे ही है, नाम का है। लेकिन नाम का तो था ही ना। धारा 11 कहती थी कि जो भारत का नागरिक है, वो और क्या नागरिक है, और किस देश का नागरिक है? कॉमनवेल्थ नागरिक भी है। 2003 में जब संशोधन किया गया, तो ये जो कॉमनवेल्थ नागरिक वाली आपकी जो पहचान थी, जो धारा 11 ने दी थी, ये चीज खत्म कर दी कि अब भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक है, उसके पास कॉमनवेल्थ नागरिक वाली कोई पहचान नहीं है, कोई उसके पास ये दर्जा नहीं है। अब भारत का नागरिक शुद्ध रूप से केवल और केवल भारत का ही नागरिक कहलाएगा। जबकि 1955 से 2003 तक भारत का नागरिक भारत का नागरिक होने के साथ साथ कॉमनवेल्थ का भी नागरिक होता था प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन कानूनी रूप में तो था ही, कानून में तो लिखा हुआ ही था ना। कानून ने तो कही रखा था कि आप कॉमनवेल्थ के भी नागरिक हैं। कॉमनवेल्थ में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम प्रभुत्व संपन्न मुद्दे की बात कर रहे थे कि भारत असल में संप्रभुता संपन्न देश है, तब हमने कॉमनवेल्थ को डिस्कस किया था कि कॉमनवेल्थ उन देशों का एक ग्रुप है, उन देशों का एक संगठन है जो किसी समय में ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे हुए हैं। और उन ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहने वालों में भारत भी एक देश था। तो भारत ने भी 1949 में, फिर आपको ध्यान हो तो, कॉमनवेल्थ का नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था, और उसने ओके कर दिया था संविधान सभा ने कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य बने रहेंगे। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो कॉमनवेल्थ संगठन क्या है? कॉमनवेल्थ संगठन उन देशों का संगठन है जो किसी जमाने में, किसी समय में ब्रिटेन के अधीन रहे थे। उन देशों ने मिलकर के क्या बनाया था? कॉमनवेल्थ बनाया था। और कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है वो ब्रिटेन की महारानी होती है। तो भारत का जो नागरिक था, वो कॉमनवेल्थ का भी नागरिक होता था, यानी कि जो कॉमनवेल्थ संगठन के जो देश थे, उनका भी वो नागरिक कहलाता था। तो अब आप ये राजी हो रहे हो कि नहीं, जो भारत का नागरिक होता था उसके तो ये मजे हो रहे होंगे कि वो कॉमनवेल्थ देशों का भी नागरिक है। तो कॉमनवेल्थ देशों का नागरिक है तो इसका मतलब उसको कॉमनवेल्थ देशों में घूमने की, फिरने की, पता नहीं कितने का अधिकार वगैरह सुविधाएं तो मिली ही होंगी। ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ देखो साफ लिखा हुआ, प्रतीकात्मक था। कुछ एक कोई छोटी मोटी सुविधाएं उनको मिल जाती थी कॉमनवेल्थ देशों में। तो कॉमनवेल्थ देश कौन से हैं? वो सारे देश कॉमनवेल्थ देश हैं जो किसी समय में, किसी ना किसी जमाने में
ब्रिटेन के अधीन रहे, ब्रिटेन के गुलाम रहे, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे। आप कोई भी शब्द यूज करो, जैसा आपको सुविधा लगे, जैसा आपको याद करने में आसानी हो। बस भाव समझ लेना कि हाँ, ये देश है जो किसी समय में इन पर ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन ने इन पर कब्जा कर रखा था। तो उन देशों का नागरिक का दर्जा मिल जाता था। 2003 में ये लफड़ा ही खत्म कर दिया, बोलो काटो यार। ये 2003 में ये कहा गया नहीं, आप केवल और केवल ये हैं, ये नहीं है, हटाओ। तो हटा दिया बोले। तो ये एक थोड़ा सा फैक्ट था, आपको याद कर लेना। मैंने खुद ने इसको 5-7 बार बोल दिया, तो अब तो आपको बोलने का मतलब ही नहीं। तो कहीं आपके स्टेटमेंट में डाल दे कि 1955 के एक्ट से भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकों को कॉमनवेल्थ नागरिक का भी एक दर्जा मिला हुआ था, जो 2015 में खत्म कर दिया गया। अब ये स्टेटमेंट डाल दिया, अब घूम गए ना वहां। आपके ये तो ध्यान में आ गया कि हाँ, अरे 1955 में कानून ने भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिक के साथ साथ कॉमनवेल्थ नागरिक का दर्जा तो दे रखा था। लेकिन आगे मैंने डेट डाल दी कि 2003 नहीं, लिख करके मैंने कह दिया कि 2015 में ये दर्जा उनका खत्म कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, गलत हो गया, 2015 नहीं था, 2003 था। ऐसे प्रश्न बनाएंगे। तो वैसे तो मैं बनाता ही हूँ ऐसा, तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं। तो मैंने देखो नीचे ये समझा भी दिया है, कॉमनवेल्थ नागरिक का मतलब ये नहीं था कि आप कॉमनवेल्थ देशों के भी नागरिक बन गए हैं। ये नहीं है कि कल को आप दावा करने लग जाओ कहीं कॉमनवेल्थ दूसरे देश में चले गए आप, जो भी ब्रिटिश शासन के अधीन रहा हुआ देश है वहां चले गए, और आपने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपके देश का भी नागरिक हूँ, आपके देश का जो संविधान है, जो कानून है, उसने जो अधिकार आपके लोगों को दिए वो सब भी मेरे होंगे, वो भी मुझे मिलने ही चाहिए, क्योंकि मैं भी ना ना, ऐसा कुछ ही नहीं था, बस प्रतीकात्मक था ये। बस कुछ सुविधाएं उन देशों में उनको मिल जाती थी। जो भारत का अगर आदमी 2003 तक अगर किसी कॉमनवेल्थ देश में जाता था, मान लो ब्रिटेन में ही जाता था, ब्रिटेन तो खुद कॉमनवेल्थ देशों का बॉस था, ब्रिटेन की महारानी तो इनकी बॉस होती थी, इनकी हेड होती थी। अगर आप ब्रिटेन में जाते थे तो कुछ एक छोटी मोटी सुविधाएं मिल जाती थी, क्योंकि आप कॉमनवेल्थ नागरिक हैं, बस इतना। ऐसा नहीं है कि वहां जाते ही आप कह दो नहीं नहीं, मैं तो आपका नागरिक हूं, मैं तो आपके यहाँ वोट डालूंगा, मैं तो यहाँ आपके यहाँ चुनाव लड़ूंगा, उसके लिए अलग है। आप ये दावे नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना। यह कानून संशोधनों पश्चात कुछ इस तरह से नजर आता है। आज इस कानून की जो शकल सूरत है आज के समय में, किसकी? 1955 के कानून की। तो उसकी कुछ इस तरह से, आज अगर आप इस कानून को देखोगे तो कुल मिला के आपको मिलेंगे 5 तरीके नागरिकता प्राप्ति के। तो आपके कई बार तो यही प्रश्न आ जाता है कि 1955 का कानून, तो देखो इसमें है ना, 1900 जो 55 का कानून है, 1955 के कानून में नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके दिए हुए हैं। तो कई बार आपके सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि नागरिकता कानून, नागरिकता अधिनियम 1955 कितने तरीकों से, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्ति की बात करता है, या कितने तरीकों की बात करता है जिनसे नागरिकता ली जा सकती है। तो 5, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार तो ऐसे तक भी प्रश्न आते हैं कि ये पांचों तरीके वो दे देता है, तो इसमें से छांटिए कि कौन सा तरीका है जो इस कानून में नहीं लिखा हुआ। इस तरह के आते हैं, तो आपको नाम, पांचों तरीकों के नाम याद होने चाहिए कि ये 5 तरीके हैं जिनके तहत कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, इन 5 तरीकों में से कोई भी तरीका आजमा करके। तो वो 5 तरीकों के नाम आपके एकदम पक्के होने चाहिए। ये तो सिर्फ से सिंपल अगर सवाल आए और फिर आप गलत करते हो तो ये फिर गड़बड़ होता है। तो आपको ये 5 तरीकों के नाम तो मैं पक्के याद करा ही दूंगा, जब इतनी देर तक अपन बात करेंगे तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है जन्म। सबसे पहला तरीका है जन्म, फिर वंश, फिर देशीयकरण, फिर कोई क्षेत्र को मिला लेना, ऐसे फिर पंजीकरण, ऐसे 5 तरीके हैं। वो अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके याद हो जाएंगे। बस एक बार आपको ये याद करना है कि इस कानून में कितने ऐसे तरीके बताए हुए हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, तो वो है 5 तरीके। तो उन 5 तरीकों में जो सबसे पहला तरीका दिया हुआ है वो है जन्म, की बर्थ से मतलब जन्म से, कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत की जमीन, भारत भूमि पर, भारत की जमीन पर अगर जन्म लेता है, तो
उसको फिर क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी? क्या जन्म ले लेना ही काफी है क्या नागरिकता प्राप्ति के लिए, या फिर उसे और भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी? तो जो जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलने की बात करता है वो सबसे पहला तरीका है। तो जो इस कानून की जो धारा नंबर जो 3 है ना, धारा नंबर 3 किस बारे में बात करती है? धारा नंबर 3 बताती है कि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी। तो अगर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर अगर नागरिकता लेनी हो तो उसे कौन सी धारा पढ़नी पड़ेगी? धारा 3। तो अब ये यही याद हो गया कि धारा 3 जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात करती है। तो देखो, पहला तो यहां से सवाल बनता था, वो मैंने बता दिया कौन सी में, धारा 3 में। 5 तरीके याद करना है, उन 5 तरीकों में पहला ही पहला तरीका है जन्म, और जन्म से जो नागरिकता कैसे मिलेगी ये बात करती है धारा 3। तो अब देखो धारा 3 और क्या कहती है। धारा 3 कहती है कि जन्म के आधार पर कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अब धारा 3 में पूरा लिखा हुआ है कि जन्म, केवल जन्म ले लेने से ही आप भारत के नागरिक बन गए, कि और भी कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं क्या है। ये यहीं पर याद करके चले जाना, क्योंकि मैं मेरा खुद का भी, मैंने जब ये तैयारी करता था पहले, तो मैंने इनको पढ़ा जब मेरे को खुद को अपने स्तर पर पढ़ने में बहुत जोर आया था। तो अगर अपन यहाँ पर एक्सप्लेन अगर इसको ढंग से करेंगे और आपने ध्यान लगाया तो आपके आधे फैक्ट तो यही याद हो जाएंगे क्लास में ही। तो ध्यान रखना है, जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक होने का दावा करता है तो उसे कौन कौन से कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, ये 3 है। तो ये क्या कह रहा है कि जन्म के आधार पर भारत का नागरिक कैसे बना जा सकता है। तो इसको हमने 3 हिस्सों में बांट करके देख रहे हैं। ए नंबर का हिस्सा क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ, ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन बनेंगे, ये बात तो 5 6 7 8 में अपन पढ़ के आई गए। बात समझिए। लेकिन 26 जनवरी यानी 26 जनवरी का मतलब है 25 जनवरी की रात को 12 बज के 1 मिनट से 26 जनवरी लग गई। तो उस 12 बज के 1 मिनट पर भारत का नागरिक कौन है? तो मैंने ये बात आपको पहले वाले क्लास में बताई थी, 26 जनवरी को ही अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया तो उसकी तो बात नहीं करता ना। ये तो कह रहा है 26 जनवरी जैसे ही लगेगी तो ये फलाने फलाने आदमी भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन कोई 26 जनवरी वाले दिन दोपहर में किसी का जन्म हो गया, 10 बजे जन्म हो गया दिन में, तो उसकी फिर नागरिकता का क्या करें? उसके लिए 1955 आ गया। 1955 कह रहा है कि हाँ, अगर उसका जन्म 26 जनवरी को या इसके बाद में किसी तारीख को हुआ है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, ये ध्यान रखना। बस यहीं पर आपके है ना वो कथन आधारित प्रश्न गलत होंगे आपके, ध्यान रख लेना आप। अगर बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, लेकिन इस तारीख से पहले पहले होना हुआ, जैसे 1 जुलाई का मतलब आपके 30 जून को हो गया मान लो किसी बच्चे का जन्म, तो ठीक है। 1 जुलाई को होते ही ये ए वाली जो कंडीशन है इससे आप बाहर हो गए, ये आप पर काम नहीं करेगी, ये शर्त आप पर लागू नहीं। तो या तो 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद में कोई भी तारीख, लेकिन वो तारीख 1 जुलाई 1987 से पहले की होनी चाहिए। अगर इस अवधि के दौरान यानी यहां से लेकर इस तारीख के बीच में किसी भी समय अगर आप भारत की जमीन पर जन्मे हैं तो आपको जन्म लेते ही, जन्म के साथ ही आप भारत के नागरिक मान लिए जाओगे। ये लो, माता पिता कहाँ के नागरिक हैं, भारत के हैं नहीं हैं, क्या हैं, किस देश के, कोई मैटर नहीं करता था। तो ये मुझे एक आप है ना ये चीज देख के, ए नंबर वाली कंडीशन देख के आप बताना कि 1950 से लेकर 87 तक तो जो भारत में
जन्म के आधार पर नागरिकता लेना आपको नहीं लग रहा बहुत आसान था कि केवल बच्चे का जन्म यहाँ होना चाहिए, फिर वो बच्चा भारत का नागरिक ऑटोमेटिक ही बन जाएगा जन्म के आधार पर, बस जन्म लेना है। उसके मम्मी पापा कहाँ के किस देश के कोई मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब आपको नहीं लगता ये कौन सी टाइप की नागरिकता है जहां पर पहले 1950 से 87 तक भारत क्या कर रहा था, केवल ये देखता था कि बच्चा क्या भारत में जन्मा है क्या। ये कौन सी टाइप की नागरिकता है। एक थी जस सेनगुइनिस और एक थी जस सोलाई। जस्ट सोलाई। जस सोलाई, इसमें ये देखना होता है कि कौन कहाँ की भूमि पर है। सोलाई का मतलब सोइल, कहाँ की मिट्टी में जन्मा है। तो अगर आप भारत की मिट्टी में जन्मे हो, भारत भूमि पर जन्मे हो, तो ये, तो तभी तो अपन ने वो पढ़ के आए थे जस सोलाई। तब हमने ये नहीं पढ़ा था 87 तक भारत का झुकाव कौन से कंसेप्ट की ओर था, कौन से सिद्धांत की ओर था, जस सोलाई। जस सोलाई वाला सिद्धांत वो अपनाता था। ये देखता था कि हाँ, जो भी भारत भूमि पर जन्मा है जन्म लेते ही वो भारत का नागरिक होता था। फिर अपन ने ये देखा कि अपन थोड़े शाणे हो गए 2004 के बाद में, हमने ये कहना शुरू कर दिया नहीं, जन्म लेना ही काफी नहीं है, आपके हम मम्मी पापा की नागरिकता भी देखेंगे। तो फिर धीरे धीरे हमने इसका मतलब हम जस सोलाई से जस सेंगुइनिस की ओर गए। लेकिन क्या हमने जस सोलाई को एकदम ही भूल गए कि ना, अगर आप भारत की भूमि पर आप जन्म लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हमने जस सोलाई को भी रखा, लेकिन उसके साथ साथ में हमने जस सेंगुइनिस वाली शर्तें भी जोड़ दी। तो अब भारत में अगर हम बात करें नागरिकता की, तो भारत में नागरिकता का दोनों टाइप का मिश्रण है। जस सोलाई भी है और जस सेंगुइनिस, यानी कि जन्म तो आपका भारत में है ही है, लेकिन उसके साथ आपके मम्मी पापा का वंश क्रम देखा जाएगा कि वो कहाँ के। अगर दोनों चीजें फुलफिल होंगी तभी आप नागरिक बनोगे। तो इसका मतलब अब भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है, दोनों का मिक्स, जस सोलाई और जस सेंगुइनिस। क्लियर हो गया वो। तो देखो पहले पहले तो बहुत तगड़ा काम था। इसका मतलब तो क्या था, इससे आपको नहीं लगता ये इससे बहुत बड़े लफड़े भी हो सकते हैं कि कोई भी आया और उसने अपने बच्चे को, वो भारत का है ही नहीं, उसके मम्मी पापा भारत के है ही नहीं, उसने भारत की भूमि पर अपने बच्चे को जन्म दिया, ये लो, कल को वो बच्चा तो भारत का नागरिक बनने का हकदार हो गया। उसने तो जैसे ही भारत की मिट्टी पर जन्म लिया वो तो हो गया नागरिक सब। बस उसको तो केवल ये प्रूव करना है कि नहीं, ये हमारा हमारा जो बच्चा है ये भारत में जन्मा है। तो उसको कोई ना कोई हॉस्पिटल का वो प्रमाण पत्र कि ये यहाँ पर जन्मा है, या उसका, हम आजकल नहीं कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जो आजकल होता है ना हर जगह अनिवार्य है। तो वो जन्म प्रमाण पत्र ही उसको बस देना है कि देखो ये भारत में फलाने हॉस्पिटल में फलाने केंद्र में ये वो यहाँ पर जन्मा है। बस आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट देना है जिसमें लिखा हुआ हो कि ये भारत में जन्मा है, भारत में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जन्मा है। तो ये लो हो जाएगा वो तो भारत का नागरिक। तो जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट दिया तो जिस दिन वो जन्मा वहां से उसकी नागरिकता शुरू है। तो ये आपको नहीं लग रहा बहुत आसान सा काम था ये तो इसे एक पेच नहीं फंसता था, कोई भी दूसरे देश का आता और भारत में उनके बच्चे का जन्म हुआ होते ही वो दावा कर देता था कि नहीं हमारा बच्चा भारत का नागरिक है, ये लो। तो फिर भारत ने सोचा यार ये तो थोड़ा सा तो, मतलब ये तो फिर समस्या हो जाएगी। ऐसे तो आएंगे और वो फिर नागरिकता का दावा करेंगे, नागरिकता बड़ी आसानी से मिलती चली जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा इसको शर्तें थोड़ी सी एक आध और शर्तें जोड़ते हैं, थोड़ा सा नागरिकता जन्म के आधार पर भी नागरिकता लेने को हार्ड बना देते हैं। तो अब देखो हार्ड बना देंगे वो। भाई यहाँ तो आपको बिल्कुल आसान सा ही लग रहा है, जन्म ही तो लेना है, जन्म लेते ही तो आप हो ही गए भारत के नागरिक, माता पिता की नागरिकता का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब थोड़ा हार्ड करेंगे, अब धीरे धीरे वही है ना, समय के साथ आप भी शाणे होते हैं, तो ये शाणे हो गए, भारत वाले शाणे हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। अब देखो, अब आपका जन्म लेना ही काफी नहीं है, आपकी मम्मी पापा की वंशक्रम हम चेक करेंगे, वो देखेंगे वो कहाँ के। वो देखो, अब देखो ऊपर वाले में क्या कहा था, केवल जन्म ही देखेंगे, लेकिन वो जन्म किस तारीख से किस तारीख के बीच में होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 30 जून 1987 तक होना चाहिए। अगर 1 जुलाई 1987 को अगर आपने जन्म लिया ना, तो फिर आपको नई वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर इस अवधि में आप जन्मे 30 जून 1987 तक, यानी 30 जून को 12 बजे तक, 26 जनवरी 1950 से, इस अवधि में अगर आप भारत में जन्मे तो कोई मैटर नहीं है आपके माँ बाप कहाँ के।
लेकिन अगर 1 जुलाई को जन्मे हैं तो, या 2 जुलाई को जन्मे हैं तो फिर आपको कुछ शर्तें और हैं, कुछ कंडीशन और हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। देखो क्या है, अगर आप 1 जुलाई को जन्मे या उसके बाद में जन्मे, लेकिन फिर एक और 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्मे हैं, मतलब 2 दिसंबर 2004 तक, 1 जुलाई 1987 से लेकर अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 तक, तीन शामिल नहीं है, तीन से पहले, इसका मतलब 2002 तारीख तक, तो 2 तारीख को 12 बजे तक अगर आपने भारत में जन्म लिया है, ठीक है, तो उससे जन्म वाली शर्त के साथ, जन्म तो शर्त होगी, मतलब जन्म ले लिया तो ये शर्त होगी, ठीक है, तो उसको और शर्त है भाई, जन्म लिया ये तो जन्म लेते ही शर्त पूरी होगी, अब उसको और क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी, जो इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो जन्मे हैं उनके लिए शर्त है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। जब वो बच्चे ने भारत में जन्म लिया था तो उस टाइम उसके जो माता पिता थे उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आपको नहीं लगता थोड़ा सा हार्ड कर दिया? ऊपर वाले में कोई मैटर ही नहीं है, बस आपको इस अवधि से इस अवधि के बीच में जन्म लेना है। कौन सी से? 26 जनवरी से 30 जून लिखूं या 1 जुलाई से पूर्व? 1 जुलाई से पूर्व लिख देता हूँ, ये लिखी हुई है कानून में तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। 1 जुलाई 1987 से पहले। अगर आपका 1 जुलाई 1987 को जन्म हुआ या इसके बाद में हुआ, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हो गया, 1 जुलाई को हुआ या इसके बाद में हुआ लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले आपका जन्म हो चुका है, तो फिर अगर आप चाहते हो कि नागरिकता मिले, तो नागरिकता मिलने से पहले ये भी जांचा जाएगा कि आपके मम्मी पापा में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। मान लो आप इस अवधि के बीच में जन्मे, यानी 1 जुलाई 87 से लेकर के आप 2 दिसंबर 2004 तक कभी भी आप भारत में जन्मे, लेकिन जब आप जन्मे उस समय आपके माता पिता भारत के नागरिक नहीं थे। मान लो कोई माता ए देश की नागरिक थी और पिता बी देश के नागरिक थे, तो क्या वो बच्चा जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बन पाएगा? उत्तर है नहीं। एक शर्त आ गई। अब थोड़ा सा और हार्ड बनाएंगे इसको, क्योंकि समय जाएगा, समय जैसे जैसे बीतेगा तो फिर वो भी तो होता है ना। आप मान लो जब भारत की नागरिकता लेना आसान कर देंगे तो बहुत सारे लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो फिर जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आपके भारत के जो संसाधन होंगे, जो पैसा है, जमीन है, जायदाद है, उसका उपयोग ज्यादा होगा, वो ज्यादा खर्च होंगे। तो हर सरकार ये भी तो ध्यान रखती है ना, वो सोच समझ के नागरिकता देनी पड़ती है, क्योंकि नागरिकता देने का मतलब आप बहुत सारी चीजों के अधिकारी बन जाते हैं। आप अपना हक जमाना शुरू कर देते हैं कि इस चीज पर भी मेरा हक, इस चीज पर भी मेरा हक। तो सरकारें बड़ा सोच समझ के करती। देखो 1 जुलाई, अब ये तो मैंने वो लिखा है कि ये जो तारीखें ली हुई है ना, 1 जुलाई, 3 दिसंबर, ये जो तारीखें काम में ली गई हैं, बीच में बाउंड्री लाइन बना रखी है कि इस तारीख से पहले, इस तारीख के बाद, इस तारीख से पहले, इस तारीख, ये जो बाउंड्री लाइन दे रखी है ना, ये इसलिए है क्योंकि इन इन तारीखों से है ना ये संशोधन कानून लागू हुए थे। ये 1986 का जो संशोधन कानून था उसको लागू किया गया था 1 जुलाई से। इसलिए इस तारीख को काम में ले लिया गया कि अगर आपका, क्योंकि जब 1986 का कानून इस तारीख से लागू हो गया तो इस संशोधित कानून की चीजें ही तो 1 तारीख से लागू हो गई, तो उसमें चीजें चेंज कर दी गई। इसलिए कहा गया कि नहीं, 1 जुलाई 87 से कुछ नई चीजें आ गई। नई चीजें क्या आ गई कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसलिए डेट दे दी कि या तो इससे पहले जन्म ले लिया हो, अगर इस तारीख को लिया तो अब ये नया वाला जो 1986 का जो संशोधन कानून था वो लागू होगा 1 तारीख से। तो अगर आपने एक को जन्म लिया है तो इस नए संशोधन कानून वाली शर्त आपको पूरी करनी पड़ेगी, और शर्त क्या है? नागरिक। ऐसे ही ये जो तारीख ली गई 3 दिसंबर, ये क्यों ली गई? क्योंकि 2003 में संशोधन कानून आया था नागरिकता कानून में फेरबदल करने के लिए, और ये संशोधन कानून लागू हुआ था इस तारीख से। तो जैसे ही इस तारीख से लागू हुआ तो इस संशोधन कानून के हिसाब से कुछ नई शर्तें इन्होंने डाल दी। तो इन्होंने लिख दिया इस तारीख से पहले तक ये हो और इस तारीख के बाद में और कुछ हो। तो और कुछ क्या है वो अब देख लेते हैं, और कुछ क्या है।
अगर मान लो किसी का 3 दिसंबर 2004 को किसी का जन्म हो गया भारत में, या उसके बाद में होगा, तो उसके लिए शर्तें क्या होंगी? या तो दोनों भारत के नागरिक हो, या तो दोनों भारत के नागरिक हैं, ओके, मिल गई आपको भारत की नागरिक, या दोनों में से एक भारत का नागरिक है, मम्मी भी हो सकती है, बापू भी हो सकते हैं, तो माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन जो भी दूसरा जो व्यक्ति है, जैसे माँ अगर भारत का नागरिक है, तो पिता भारत का इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी भारत में वो अवैध तरीके से नहीं रह रहा, हो सीधी सी बात है। अवैध तो मैंने आपको बताया, अवैध अप्रवासी का मतलब आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन आप अवैध इसलिए हैं क्योंकि आप में भारत में रहने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, न वीजा है, न पासपोर्ट है, न दूसरे कागज। आप भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, अवैध का मतलब ये है। यानी कि आपको सरकार ने अनुमति नहीं दी, बस आप तो ऐसे ही चोरी छुपे रह रहे हैं। क्योंकि अगर कागज नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको इसका मतलब सरकार की तरफ से तो आपको परमिशन नहीं है। तो अब देखो शर्त, शर्त क्या होगी? या तो माता पिता दोनों नागरिक हो, अगर दोनों नहीं है तो एक नागरिक हो, लेकिन दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं हो, अवैध आप्रवासी नहीं हो। तो अब अगर मैं इस जन्म के आधार पर नागरिकता की इन तीनों बातों का निचोड़ निकालें, तो मैं वो निचोड़ आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कि जन्म के आधार पर जो नागरिकता थी, 1950 से लेकर के अब तक जन्म के आधार पर नागरिकता देने देने में 3 बार बदलाव हुई। तो देखो, जब जन्म के आधार पर नागरिकता देने की बात की गई, तो पहला इन्होंने जो टाइम अवधि तय किया, इन्होंने कहा 26 जनवरी 1950 से आप 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म ले लो, तो केवल आपका जन्म लेना ही काफी है। जन्म लेना ही काफी है, और कोई शर्त पूरी नहीं करनी, और कोई शर्त नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई? दूसरा जो टाइम फेज है, दूसरा कह रहा है कि अगर आप इस 1 जुलाई को 87 से लेकर 3 दिसंबर 2004 से पहले तक अगर आप जन्मे, तो अब जन्म के साथ साथ जन्म तो है ही, प्लस एक जना, एक जना मैं ऐसे सिंपल लिख रहा हूं, एक जना मतलब माता पिता में से एक जना क्या होना चाहिए? नागरिक। कहाँ का? भारत का। अभी तो एक जना ही अनिवार्य किया था। अब अगर मान लो आप 3 दिसंबर, तीसरा टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 3 दिसंबर 2004 को या बाद में जन्मे हो, तो अब कंडीशन थोड़ी सी हार्ड हो गई। अब कुछ नई शर्तें जुड़ गई। नई शर्त क्या है? जन्म तो है ही, प्लस, अब प्लस के आगे दो विकल्प हैं, या तो माता व पिता दोनों भारत के नागरिक हो, दूसरा विकल्प है एक नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध निवासी या आप्रवासी ना हो। ये है इनका सार। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखते हैं आगे। तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि भारत में जिस भी बच्चे ने जन्म ले लिया, जैसे ही वो बच्चा भारत में जन्मा, वो भारत का नागरिक बन गया? क्या ये, इसका कोई अपवाद है ही नहीं? क्या मतलब हर कोई भी भारत में जो भी बच्चा जन्मेगा वो भारत का नागरिक बन जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पर, यहाँ इन दो मामलों में ये जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने वाली बात लागू नहीं होती। यानी ये दो मामले ऐसे हैं, ये दो कंडीशंस ऐसी हैं, अगर इन कंडीशन के अनुसार अगर कोई बच्चा भारत में जन्मता है, तो उसको जन्म जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। तो कौन कौन सी कंडीशन है, पक्की याद करनी है।
अगर भारत में कोई विदेशी राजदूत है, जैसे भारत के राजदूत दूसरे देश में नौकरी नहीं करते हैं क्या? दूसरे भाई, भारत का दूतावास है दूसरे देश में, तो वहां पर अपने हर सरकार अपना अधिकारी तो लगाती है। तो जो भी विदेशी राजदूत जो भारत में है, अब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया भारत में। भाई विदेशी राजदूत है, वो भारत में रह रहा है, उसका पूरा परिवार भारत में रह रहा है उसके साथ, और उसका जो बच्चा है वो भारत में ही जन्मा, क्योंकि वो तो भारत में नौकरी कर रहा है, तो उसके बच्चे का जन्म भारत के हॉस्पिटल में हुआ। तो क्या भारत में जैसे ही उस विदेशी राजदूत का बच्चा जन्मा, तो जन्म लेते ही क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी क्या? नहीं। ये जो 3 नंबर जो धारा है ना, जहां जन्म से नागरिकता मिलती है, ये इन लोगों पर काम नहीं करती। यानी कि ये लोग इस धारा के अंतर्गत बच्चे की भारतीय नागरिकता का दावा नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा है, उसने भारत में जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक बन गया है। नहीं, साफ लिखा हुआ है कानून में ही कि जो भी विदेशी राजनयिक है, राजनयिक का सिंपल मतलब वही विदेशी राजदूत, कि जो कोई भी विदेशी राजनयिक मतलब कोई भी विदेशी राजदूत जो भारत में रह रहा है, भारत में वो काम कर रहा है, और उसका बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है, तो उसका बच्चा जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। दूसरी ये कंडीशन, जन्म के आधार पर कौन नागरिक नहीं कहलाएगा? शत्रु देश का नागरिक। भाई भारत सरकार ने किसी देश को शत्रु देश घोषित किया हुआ, भारत सरकार ने घोषित किया हुआ नोटिफिकेशन जारी करके कि फलाना देश हमारा शत्रु देश, उसका अगर कोई नागरिक यहाँ आता है और वो अपने बच्चे को भारत में जन्म देता है, जब अगर वो अपने बच्चे को अगर भारत में जन्मता है, तो क्या उसका बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा? उत्तर है नहीं, नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना है, ये दो ऐसी कंडीशन हैं, इन कंडीशन में आप जन्म के आधार पर नागरिकता का दावा नहीं कर सकते। अगर जन्म लेने वाला बच्चा किसी विदेशी राजदूत का है, या जन्म लेने वाला बच्चा किसी शत्रु देश के नागरिक का है, तो उसको जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी। उम्मीद है याद हो गया होगा। अब आता है वंश, डिसेंट। तो पहला तो अपन ने पढ़ ही लिया। पहला क्या कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता की बात करता है, ये करती है धारा नंबर 3, कि जन्म के आधार पर भारत में जो भी बच्चा जन्म ले, तो जन्म के आधार पर कौन कौन व्यक्ति है जो भारत का नागरिक बन सकता है, वो बात खत्म हो गई। अब हम जो नागरिकता देने जा रहे हैं, वो नागरिकता देने जा रहे हैं, उसका जन्म नहीं देखेंगे, बल्कि उसका वंश देखेंगे। उसका जन्म नहीं देखेंगे। मान लो कोई बच्चा है और वो भारतीय, उसके माता पिता भारतीय हैं, और उन्होंने अपने बच्चे को जन्म भारत की भूमि से बाहर किसी दूसरे देश में दिया हुआ है, तो जन्म के आधार पर तो वो भारत का नागरिक। भाई जन्म के आधार वाली शर्त किन बच्चों पर लागू होगी? जो बच्चे भारत में जन्मेंगे, जो भारत में जन्मेंगे उनको भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा भारत से बाहर जन्म ले रहा है, मान लो कोई अमेरिका में बच्चा जन्म लिया, तो अमेरिका में अगर बच्चा जन्म ले रहा है, तो क्या वो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है? ले ही नहीं सकता। भारत के आधार पर जन्म की नागरिकता तो वो लेगा जिसका जन्म भारत की जमीन में हुआ हो, जो भारत में जन्मा हो वो लेगा ना। तो ध्यान रखना, जन्म के आधार पर नागरिकता उसको मिलेगी जिसका जन्म भारत भूमि पर हुआ हो, भारत की जमीन पर हुआ हो। वंश के आधार पर नागरिकता का वो व्यक्ति दावा करेगा जिसका जन्म देश से बाहर हुआ हो, किसी भी देश में हुआ हो। वो कहेगा कि देखो, मैं जन्मा तो तुम्हारे भारत में नहीं हूं, भारत भूमि पर मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे माता पिता दादा, वंश का मतलब वो अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी के गीत गाएगा। वो कहेगा देखो, मैं भारत में नहीं जन्मा तो क्या हुआ, मेरे माँ बापू वहां से थे, मेरे वो आपके क्या बोलते हैं दादा दादी मेरे वहां से थे, मेरे वो नाना नानी वहां से थे। तो इस तरह की वो अगर ये बातें अगर वो प्रूव कर देता है, तो उसको जब वो नागरिकता दी जाएगी, तो हम उस नागरिकता को क्या कहेंगे? वो किस आधार पर मिली हुई नागरिकता मानी जाएगी? वंश कर्म के आधार पर। क्योंकि यहाँ हमने नागरिकता क्या देख करके दी?
कौन सी शर्तें पूरी करने पर दी कि उसने ये साबित कर दिया कि मैं उनका वंशज हूं। किनका वंशज हूं? जिनका भारत से कनेक्शन है। मैं उनका वंशज हूं जिनका भारत से कनेक्शन है। हो सकता है उनके माँ बाप भारत के रहे हुए हों, दादा दादी रहे हुए हों, नाना। वो ये नहीं कह रहा है कि आप मुझे नागरिकता इसलिए दो क्योंकि मैं भारत, तो अगर तुम भारत के बाहर जन्मे हुए हो तो तुम जन्म के आधार पर तो नागरिकता मांगोगे ही नहीं। तो नागरिकता मांगने जाओगे तो सामने वाला पूछेगा, बताओ हम नागरिकता किस आधार पर दें, तब वो गाएगा। तब वो गीत गाएगा, क्या गाएगा? देखो मेरे मम्मी पापा भारत के नागरिक थे। तो फिर सामने वाला पूछ लेगा, अधिकारी कहेगा बताओ हम कैसे मान ले तुम्हारे मम्मी पापा भारत के नागरिक थे। तो वो फिर कोई न कोई कागज दिखाएगा कि ये देखो, ये मेरे मम्मी पापा भारत के नागरिक थे। ठीक है, वो इसका मतलब आपने जो नागरिकता लेना चाह रहे थे, तो उस नागरिकता लेने के लिए आपने कागज दिखाए हैं, कोई न कोई प्रमाण पत्र दिखाया है जो ये साबित कर दिया कि आपके मम्मी पापा भारत के नागरिक थे। तो अब वो नागरिकता आपको मिल जाएगी। तो वो नागरिकता कैसे मिली? वंश के आधार पर। तो क्या मिलेगी? वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर अगर नागरिकता लेनी है तो आप क्या होनी चाहिए? भारतीय मूल के होनी चाहिए। यानी आपका कनेक्शन भारत से होना चाहिए, या तो आपका या आपके मम्मी पापा का, दादा दादी का, नाना नानी का कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन वो भारतीय मूल का है, तो उसको भारतीय मूल का क्यों बोल रहे हैं? भारतीय मूल का उसको इसलिए बोल रहे हैं उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी का कनेक्शन भारत से रहा, इसलिए वो भारतीय मूल का है। उसका ओरिजिन कहाँ से है? भारत से। भले ही वो खुद भारत की भूमि पर नहीं जन्मा, लेकिन उसके मम्मी पापा तो जन्मे होंगे, या वो भी नहीं जन्मे तो दादा दादी तो जन्मे होंगे। वो नहीं तो नाना नानी में से कोई तो जन्मा होगा। तो कोई ना कोई कनेक्शन तो आप पकड़ के ढूंढ के ले ही आए कि भारत से है भाई, कोई ना कोई तो है। तो उस कनेक्शन के आधार पर ही आप कहोगे चलो तुम्हारे नाना नानी तो थे ही, चलो दे देते नागरिकता। ये हो गया वंश कर्म के आधार पर नागरिकता। अब देखो ये जो 26 जनवरी, ये अपन, अब थोड़ा टाइम है ना, कुछ सेकंड ही बचे।